नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 अगस्त 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? BPSC एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी PDF भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, अभ्यास पिच ब्लैक 2022 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। 2022 का अभ्यास 19 अगस्त से 8 सितंबर तक 17 भाग लेने वाले देशों कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, UK और अमेरिका के बीच किया गया। कोविड-19 महामारी के बाद से पहली पिच ब्लैक की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने अपने डार्विन एयरबेस पर की। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। इस हवाई अड्डे के नाम को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ था, क्योंकि हवाई अड्डे का टर्मिनल पंजाब के मोहाली में पड़ता है। यह 485 करोड़ रुपए की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI पंजाब और हरियाणा सरकार की संयुक्त परियोजना है। अब पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1912 में 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थल का दौरा किया था। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शाहिद अशफाकुल्लाह खान थे। इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई थी। उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच 4 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज उदार शक्ति का समापन 16 अगस्त 2022 को एयरबेस क्वांटन मलेशिया में हुआ। भारतीय दल ने सुखोई 30 MKI और C-17 विमानों के साथ हवाई अभ्यास में भाग लिया, जबकि रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने सुखोई 30 MKM विमानों के साथ भाग लिया। 2008 से 10 तक मलेशियाई पायलटों को सुखोई 30 MKM विमान पर प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण दल को मलेशिया में तैनात किया गया था। पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही गार्डा झील किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इटली में। न्यूज में क्यों है? इटली के सबसे भीषण सूखे के कारण देश की सबसे बड़ी गार्डा झील दशकों में अब तक के सबसे कम जल स्तर पर पहुंच गई है। इसके परिणाम स्वरूप जल के नीचे की चट्टानें दिखने लगी है। तस्वीर में आप देखिए। उत्तरी इटली में महीनों तक काफी कम वर्षा हुई और वर्ष 2022 में हिमपात भी 70% कम हुआ, जिससे पो जैसी महत्वपूर्ण नदियां सूख गई हैं, जो इटली के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में बहती हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN Academy करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि MPN Academy का PDF ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों।
आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। नया हाथी रिजर्व अगस्त मलाई किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। तो तमिलनाडु को अब तिरुनेलवेली जिले के अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिल जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है और 3500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। नागालैंड में सिंगफन, जो कि 2018 में है, में अधिसूचित होने के बाद यह देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के वैश्विक मानव अधिकार प्रोत्साहन और संरक्षण के सहयोग के लिए 4 वॉलंटरी ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 लाख अमेरिकी डॉलर। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इसमें से कुछ के नाम बता रहा हूँ। वॉलंटरी फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, यानी अत्याचार के पीड़ितों के लिए स्वैच्छिक कोष। दूसरा है वॉलंटरी फंड फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन, तकनीकी सहयोग के लिए स्वैच्छिक कोष।
हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। गोवा वर्ष 2020 में हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य बन गया था। तो गोवा के सभी 2,63,000 ग्रामीण परिवारों और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के 85,000 से ज़्यादा परिवारों को अब नल के जरिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल प्राप्त हो रहा है। ध्यान में रखिएगा कि जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में। नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के, वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर, मध्य प्रदेश। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के दिन के रूप में चुना गया था क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महान प्रवासी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2015 में इसे संशोधित किया गया और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और जिसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतिम पंघल। 17 वर्षीय अंतिम ने बुल्गारिया के सोफिया में खेली गई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन शागायेवा को 8-0 से हराया। अंतिम पंघल हरियाणा में हिसार जिले के भगाना गांव की निवासी हैं। सोनम ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। भारतीय कुश्ती टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विभिन्न श्रेणियों में कुल 16 पदक जीते। इसमें 1 स्वर्ण पदक जो कि अंतिम द्वारा जीता गया, 4 रजत पदक और 11 कांस्य पदक शामिल है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप संयुक्त विश्व कुश्ती द्वारा आयोजित शौकिया यानी एमेच्योर कुश्ती विश्व चैंपियनशिप है। इसे पहली बार वर्ष 1987 में आयोजित किया गया था। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अशोक लेलैंड समर्थित स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर में अधिक क्षमता है और यह सिंगल डेकर बसों की तुलना में लगभग 2 गुने यात्रियों को ले जा सकती है।
इलेक्ट्रिक बस में फील गुड इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ समकालीन स्टाइल है। यह इलेक्ट्रिक डबल डेकर को शहर के भीतर 250 किलोमीटर की सीमा तक अनुप्रयोग के लिए सक्षम बनाता है। और उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वृद्धि दर्ज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जीएसडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थव्यवस्थाओं ने अपने पूर्व कोविड स्तरों को पार कर लिया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 7 रिकॉर्ड दोहरे अंकों की विकास दर दर्ज की गई है। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र सहित 11 राज्यों की विकास दर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध नहीं थी। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 11.43% की वृद्धि दर्ज की गई और पुडुचेरी में सबसे कम 3.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेकंड जो बेस्ट राज्य रहा वो रहा राजस्थान 11.04% के साथ, और तीसरे नंबर पर रहा बिहार 10.98% के साथ। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूके। यूके ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के अनुरूप एक कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। मॉडर्ना के 2 स्ट्रेन शॉट का उपयोग करके एक शरद ऋतु बूस्टर अभियान का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। परीक्षण में बूस्टर ने ओमिक्रॉन जो कि BA.1 और मूल 2020 के वायरस दोनों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाई। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस संस्था द्वारा फहराया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस किड्स इंडिया। इस ध्वज को एक गुब्बारे की मदद से पृथ्वी से 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया था। यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत था, जिसे भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। स्पेस किड्स इंडिया ने हाल ही में 750 स्कूली छात्राओं के बनाए गए एक सैटेलाइट आज़ादी सैट को लॉन्च किया था। हालांकि ये सैटेलाइट अस्थिर ऑर्बिट में स्थापित हो गया और यह अब इस्तेमाल करने के योग्य नहीं रहा। केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम रूटो। निवर्तमान राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा 1 दशक तक सत्ता में रहे और अपना कार्यकाल पूरा किया। 2013 से केन्या के उपराष्ट्रपति रहे विलियम रूटो ने हाल ही में हुए संपन्न केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रेला ओडिंगा को हराया है। केन्या गणराज्य की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद 55 वर्षीय रूटो देश के 5वें राष्ट्रपति बने हैं। इसके साथ ही इनकी पार्टी केन्या क्वांजा यानी केन्या फर्स्ट गठबंधन ने केन्या की सीनेट संसद के ऊपरी सदन में भी बहुमत हासिल कर लिया है। रिगिथी गचागुआ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 किस शहर में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 16 साल के अंतराल के बाद 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक विश्वा बंगला मेला प्रांगण कोलकाता में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। पिछला संस्करण 7 से लेकर 9 फरवरी 2020 को कोच्चि में आयोजित किया गया था, केरल में। सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर KN राघवन ने कहा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान भारत से $7.76 बिलियन के सी फूड का निर्यात किया गया था। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मिलकर इस 3D प्रिंटेड कॉर्निया को विकसित किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है। हैदराबाद की इस अनुसंधान टीम द्वारा विकसित कृत्रिम कॉर्निया पूरी तरह से संचालित कृत्रिम मानव कॉर्निया के विकास की दिशा में पहला और सकारात्मक कदम है। कॉर्निया क्या है? यह आंख का वह पारदर्शी हिस्सा है
जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। भारत सरकार ने उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंथन। मंथन प्लेटफॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उद्योग की भागीदारी के निर्माण और पोषण के सरकार के प्रयासों का विस्तार करने का प्रयास है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। यह NSEIT द्वारा संचालित है और इसका नेतृत्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। यह मंच हितधारकों के बीच बातचीत को बढ़ाने, उभरती प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों में चुनौतियों को साझा करने और अनुसंधान और नवाचार को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत किस शहर में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त को पुणे महाराष्ट्र में KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किया। यह फ्यूल सेल बिजली पैदा करने और बस को बिजली देने के लिए हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल करता है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन मोड बनाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। विदेश मंत्री 22 से लेकर 27 अगस्त तक दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना गए थे। पराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक देश है, ध्यान में रखिएगा। असुनसियन नगर पालिका के मुख्य तट पर प्रतिमा के अनावरण के साथ ही इन्होंने भारतीय दूतावास के परिसर का उद्घाटन किया, जिसने जनवरी 2022 में काम करना शुरू किया था। पराग्वे की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री बने हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने ऐतिहासिक कासा डेला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से इस दक्षिण अमेरिकी देश का स्वतंत्रता आंदोलन 2 शताब्दी से अधिक पहले शुरू हुआ था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने दक्षिण पूर्व एशिया के किस शहर में अपना एक कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुआलालंपुर। भारत सरकार की HAL कंपनी ने कुआलालंपुर में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। HAL मलेशिया में हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के लिए एक संभावित सौदे पर नजर गड़ाए हुए है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मलेशिया तेजस को रॉयल मलेशियाई वायुसेना के लिए फाइटर लीड इन ट्रेनर यानी फ्लीट विमान के रूप में देख रहा है। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनीला। यह वार्ता 18 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। इन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आसियान से संबंधित मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और कृषि, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, फिनटेक, शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा और लोगों के संबंधों सहित क्षेत्रों में जुड़ाव बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। एक राष्ट्रीय मिशन मेक इंडिया नंबर 1 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह एक राष्ट्र मिशन है जिसे पूरा करने के लिए वो हर राजनीतिक पार्टी और देश की 130 करोड़ जनता के साथ आने के लिए आग्रह करते हैं। इन्होंने कहा कि पिछले 75 साल देश ने एक दूसरे से लड़ने में निकाल दिए। यही कारण है कि सांस्कृतिक तौर पर संपन्न हमारा देश आज कई मायनों में पिछड़ गया है। 5 बिंदुओं पर ध्यान देने की बात इन्होंने कही है। पहला है सभी का शिक्षा पर पूर्ण और मुफ्त अधिकार। दूसरा है मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। तीसरा है युवाओं को रोजगार। चौथा है महिलाओं के लिए सम्मान और समानता। और 5वां है किसानों की आमदनी। अनुसंधान जहाज युआन वांग 5 के किस बंदरगाह पर आने से भारत और चीन के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हम्बनटोटा। चीनी नौसैनिक जहाज
का 16 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचना भारत के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। चीन का कहना है कि ये जहाज आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए हम्बनटोटा में रुका है, लेकिन भारत के लिए चिंता का सबब इसीलिए है क्योंकि भारत के महत्वपूर्ण स्थल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जिसके महत्वपूर्ण डेटा के लीक होने की संभावना है इस जहाज द्वारा। देखिए इस पे कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जगह देख लेते हैं। दूरी इसकी हम्बनटोटा से चेन्नई बंदरगाह की दूरी 990 किलोमीटर है। हम्बनटोटा और कोच्चि बंदरगाह के बीच की दूरी 1128 किलोमीटर है। विशाखापट्टनम बंदरगाह हम्बनटोटा से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है और यह हम्बनटोटा से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसकी जासूसी इस जहाज द्वारा की जा सकती है और यही आशंका है भारत को। पुस्तक इंडियंस एट हेरोड्स गेट के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नवतेज सरना। न्यूज में क्यों है? इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल में भारत के पूर्व राजदूत रहे नवतेज सरना द्वारा लिखित पुस्तक इंडियंस एट हेरोड्स गेट ए जेरूसलम टेल के हिब्रू अनुवाद का तेल अवीव में अनावरण किया। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और पृथ्वी और पर्यावरण में प्रकाशित शोध लेखों के आधार पर जारी नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने भारत में पहला स्थान हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद विश्वविद्यालय। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की गई है। हैदराबाद विश्वविद्यालय को ओवरऑल 16वें स्थान पर रखा गया है और यह भारत में नंबर 1 है। हैदराबाद को 72 शोध पत्रों और शैक्षणिक क्षेत्रों में कुल 19.46 की हिस्सेदारी के साथ भारत में पहले स्थान पर रखा गया है। भारत में सेकंड रैंक मिला है IIT हैदराबाद को। ओवरऑल रैंकिंग रही 23rd। तीसरे नंबर पे भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER तिरुपति रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। न्यूज में क्यों है? चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन 13 अगस्त 2022 को किया गया था। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया था। यह एक स्टील और कंक्रीट का मेहराबदार पुल, ये जो देख रहे हैं आकृति है, जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच किया गया है। इसे चिनाब पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। मुख्य मेहराब के निर्माण को हरी झंडी देने का इसका आधार समर्थन नवंबर 2017 में पूरा किया गया था। आर्क का निर्माण अप्रैल 2021 में पूरा हुआ था और रेल यातायात दिसंबर 2022 में शुरू होने की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने स्टार्टअप्स को समर्थन करने के लिए पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा किस शहर में शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। यह शाखा बेंगलुरु के कोरमंगला में स्थित है। इसे SBI के चेयरमैन दिनेश खरा ने लॉन्च किया। यह शाखा स्टार्टअप्स को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करेगी और स्टार्टअप क्षमता को बढ़ाएगी। इसकी अगली शाखा गुरुग्राम में और तीसरी शाखा हैदराबाद में खुलेगी। इस पहल के लिए म्यूचुअल फंड और कस्टोडियल सेवाओं ने भी SBI के साथ पैटर्न बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। इस सम्मेलन का आयोजन रूस की राजधानी मॉस्को में 15 से 17 अगस्त तक आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अगस्त को वर्चुअली पूर्ण सत्र सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र की संरचना में व्यापक सुधार लाने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार बहुपक्षवाद के लिए भारत के आह्वान के आधार पर है। दुनिया भर में नेतृत्व प्रदान करने के लिए विकासशील देशों के लिए UNSC को अधिक प्रतिनिधि संगठन में बदलना चाहिए, ये कहना था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी फंक्शनली लिटरेट आदिवासी जिला कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंडला, मध्य प्रदेश। 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी। 2020 की एक अन्य रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे। इनमें से अधिकांश वन क्षेत्रों के आदिवासी थे, लेकिन अब यह फंक्शनली लिटरेट यानी कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है।
कार्यात्मक साक्षरता में पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल हैं जो दैनिक जीवन और रोजगार कार्यों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। ऐसे कार्यों के लिए बुनियादी स्तर से परे पढ़ने की कौशल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय, दो मंत्रालय का नाम है। ऑप्शन में ये था तो इसलिए सही है। यदि आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय भी होता तो वो भी सही होता। द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। यह योजना सफाई कर्मचारियों को एक अस्थायी आजीविका प्रदान करने और सुरक्षा गियर और मशीनों तक पहुंच बढ़ाने के अलावा इनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य वैकल्पिक आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करना और सफाई कर्मचारियों की कमजोरियों को कम करना है। यह योजना सफाई कर्मचारियों के स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।